आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट को जस का तस रखा है, लेकिन इस बार पॉलिसी का दायरा सिर्फ रेपो रेट तक सीमित नहीं रहा। आरबीआई ने पॉलिसी के मोर्चे पर कई ऐलान किए, जिसका असर इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। आरबीआई ने ईसीएल फ्रेमवर्क लागू करने की डेडलाइन तय कर दी है। बैंकों के लिए रिस्क आधारित डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम का प्रस्ताव रखा है। ट्रांजैक्शन स्कैम रोकने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। स्मार्ट डिवाइसेस के लोन डिफॉल्ट रोकने का अनोखा प्रस्ताव दिया गया है। जी बिजनेस ने पहले ही ये खबरें दिखाई थीं और आरबीआई गवर्नर ने एक के बाद इन पर मुहर लगा दी। आज इन्हीं फैसलों का असर जो होगा एक आम आदमी की जेब पर, उसकी जिंदगी पर, इसी का करेंगे विश्लेषण खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले रिपोर्ट देखिए, लौटता हूं मेहमानों के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। आरबीआई ने लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रखा गया है, यानी अब आपके लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही एसडीएफ रेट 5.25% और एमएसएफ रेट 5.75% पर स्थिर रखा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी का रुख भी न्यूट्रल ही रखा गया है। आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा एक अहम ऐलान किया है। अब ईसीएल यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। इसका मतलब यह है कि बैंक अब पहले से ही अंदाजा लगाकर तय कर सकेंगे कि उनके लोन का कितना हिस्सा वसूल नहीं हो पाएगा। इससे बैंकों को संभावित नुकसान के लिए पहले से पैसे अलग रखने होंगे। अच्छे क्रेडिट स्कोर और समय पर ईएमआई भरने वाले ग्राहकों को आसानी से और सस्ते ब्याज पर लोन मिलेगा। इससे एनपीए की समस्या पर भी लगाम लगने की उम्मीद है। आरबीआई ने बैंकों के लिए रिस्क आधारित डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम का प्रस्ताव भी रखा है। बता दें कि ये खबर जी बिजनेस ने 28 अप्रैल 2025 को दिखाई थी। इसके अलावा स्मार्ट डिवाइसेस के जरिए लोन डिफॉल्ट रोकने का सुझाव भी सामने आया। जी बिजनेस ने ये खबर भी पिछले शुक्रवार को दिखाई थी, जिस पर आरबीआई ने मोहर लगा दी है। इसके अलावा आरबीआई इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर भी विचार कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांजैक्शन फ्रॉड से अलर्ट मिलेगा। इस खबर को भी जी बिजनेस ने 2 सितंबर 2025 को दिखाया था। आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि अब ये डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम को बैंकों के लिए रिस्क आधारित बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो बैंक बेहतर क्रेडिट रेटिंग रखते हैं, उन्हें अब कम इंश्योरेंस प्रीमियम देना होगा, जिससे उनकी लागत घटेगी। इस खबर को भी जी बिजनेस ने 28 अप्रैल 2025 को दिखाया था। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपए के इस्तेमाल को लेकर तेजी से काम हो रहा है। इससे हर साल हजारों करोड़ की बचत होगी और भारतीय मुद्रा को वैश्विक पहचान मिलेगी। अब तक 3 बड़े कदम उठाए जा चुके हैं और कई देशों के साथ बातचीत भी शुरू हो चुकी है। भूटान, नेपाल और श्रीलंका में रहने वाले एनआरआईज को रुपए में लोन देने की मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए एशियाई विकास बैंक से करार भी हो चुका है। आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। वहीं रिटेल महंगाई दर का अनुमान घटाकर 2.6% कर दिया है, जो पहले 3.1% था। गवर्नर ने कहा है कि अच्छे मॉनसून और खरीफ की बुआई से इकोनॉमी मजबूत रहेगी। जीएसटी में बदलाव से महंगाई घटेगी। हालांकि टैरिफ और ट्रेड की अनिश्चितता से डिमांड पर असर पड़ सकता है। जुलाई में एफडीआई 38 महीने की ऊपरी स्तर पर रहा। विदेशी मुद्रा भंडार 26 सितंबर तक 70,200 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। आरबीआई ने कहा है कि रुपए की स्थिरता के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर आरबीआई की इस पॉलिसी से साफ है कि आम आदमी को राहत मिलेगी, बैंकिंग सिस्टम और मजबूत होगा और भारतीय रुपया अब दुनिया में अपनी पहचान और ताकत दोनों बढ़ाएगा। ईएमआई से लेकर निवेश तक हर मोर्चे पर ये फैसले देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जोशी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड सीईओ ऑस्टेक कैपिटल। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं फिरोज अजीज साहब, जॉइंट सीईओ आनंद राठी वेल्थ। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज जी आपका भी हमारे शो पे। अतुल जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। एमपीसी ने
रेपो रेट अनचेंज रखा है 5.5 पे सर, स्वाभाविक है, ग्लोबल ट्रेड जो अनसर्टिनिटीज़ हैं, टैरिफ इम्पैक्ट्स हैं, बट बहुत सारे रिफॉर्म्स को भी एक तरह से उसका खाका खींचने की कोशिश की है, ख़ास तौर से बैंकिंग में। तो आज का जो एमपीसी है उसका आपका विश्लेषण क्या है सर? क्या मिला है अर्थव्यवस्था को? और फिर धीरे धीरे अगर फिर हम आम आदमी तक जाएं तो एक आम आदमी के लिए आज की एमपीसी के फैसलों को आपका विश्लेषण कैसा रहेगा? देखिए, जो रेपो रेट के ऊपर एक्शन थी वो तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही थी। हमारी जो धारणा थी उसके हिसाब से ही कोई बदलाव नहीं किया गया था। गवर्नर साहब ने खुद ने कहा कि जो लोन का ट्रांसमिशन है वो 55 बेसिस पॉइंट्स हो चुका है, डिपॉजिट्स में ज़्यादा हो गया, 106 बेसिस पॉइंट हुआ है। लेकिन अगर हम जो एकदम ट्रांसपेरेंट सबसे क्विकेस्ट ट्रांसमिशन देखें तो वो कैपिटल मार्केट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। तो वो 10 ईयर बेंचमार्क का जो रेट था उसमें लगभग 25 से 30 बेसिस पॉइंट का ही ट्रांसमिशन हुआ है 1 जनवरी 2025। और आज की तारीख में अगर हम डिफरेंस देखें तो जीसेक में बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि मार्केट कुछ अलग तरीके से ये रेपो रेट कट को देख रहा है पिछले 9 महीने में। दूसरी बात अगर हम देखें, जो उन्होंने दूसरे मेजर्स लिए हैं वो काफ़ी सराहनीय है, हिस्टोरिकल है और विकसित भारत की दिशा में, जैसे उन्होंने ही कहा, एक नया कदम है। तीन जगह पे उन्होंने, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल मार्केट्स और इंटरनेशनल रुपी करने के हिसाब से, तो भारत के लिए ये तीनों जो स्टेप्स लिए हैं बहुत ही बढ़िया लिए हैं, फार रीचिंग है, भविष्य के लिए बहुत अच्छे हैं। वन बाय वन अगर हम देखें, जैसे आपने कहा कि ईसीएल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, तो बैंक अपने आप से देख सकता है कि कौन सी एंटिटी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे एमएसएमई हो, चाहे और कोई हो, अगर उसका क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा है और अगर बैंक ये समझती है कि उसमें लॉस नहीं आना, तो बैंक उसको लोअर रिस्क वेट दे देगी। अगर लोअर रिस्क वेट देती है तो बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ जाएगी। तो विदाउट कोई कैपिटल को इंक्रीज किए बिना बैंक ज़्यादा लेंडिंग कर पाएगी, तो बैंक की कैपिटल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, रिटर्न्स बढ़ जाएंगे, तो बैंकिंग सेक्टर उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनेगा और ज़्यादा सक्षम भी बनेगा, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड लॉस के ऊपर है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे है तो उसका क्रेडिट लॉस एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो वो कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही बढ़िया सुझाव है। एक्विजिशन फाइनेंसिंग बैंक्स को अलाउ कर दी। अब तक सारा का सारा एक्विजिशन फाइनेंसिंग एनबीएफसीज करती थी। इससे एक इनडायरेक्ट फायदा, एक्विजिशन फाइनेंसिंग का एक इनडायरेक्ट फायदा होगा कैपिटल मार्केट्स को, क्योंकि जनरली जो एक्विजिशन फाइनेंसिंग होती है वो डिबेंचर्स के जरिए होती है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, तो वो कैपिटल मार्केट को और डेप्थ देगा। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है। आईपीओ के लिए फाइनेंसिंग कर दी है, लोन अगेंस्ट शेयर्स के लिए बैंक्स को अलाउ कर दिया है। तो अच्छा, दूसरी एक चीज जो उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया वो था डिबेंचर्स, लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में अनलिमिटेड बैंक उसको फंडिंग कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि जो लिस्टेड सिक्योरिटी की पोर्टफोलियोज है उसके अगेंस्ट में जो भी इन्वेस्टर है, चाहे वो फैमिली ऑफिस हो, चाहे इंडिविजुअल्स हो, उनको अच्छा खासा फंडिंग मिल सकता है बैंक्स की तरफ से। तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छे से बढ़िया से उन्होंने चेंजेस किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो 10,000 करोड़ की जो लिमिट उन्होंने पर बोरोवर की है वो हटाने का प्रस्ताव किया है। इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। एनबीएफसीज की अगर लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को है तो उसके ऊपर भी उन्होंने रिस्क वेट घटाने का, तो एनबीएफसी का इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो लोअर रिस्क वेट में बैठेगा, तो एनबीएफसी ज्यादा लैंड कर पाएंगी। तो ये सारे मेजर्स अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया मेजर्स है। इंटरनेशनलाइजेशन जो रुपी की बात चल रही है उसके ऊपर भी बहुत डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, काफी आएंगे। अच्छे कदम उठाए हैं। यानी कि ओवरऑल बड़े, आपने जैसा कहा कि ये सिर्फ एमपीसी की बैठक के बाद की एक रूटीन प्रेस ब्रीफिंग नहीं थी, बल्कि जैसा आपने कहा कि ये बिग बैंग रिफॉर्म्स जिसे कहा जा रहा है और ख़ास तौर से बैंकिंग सेक्टर के लिए इसे बड़ा महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। फिरोज जी, आपके पास आ रहा हूँ सर।
आरबीआई ने बैंकों को सर अब काफी शेयर मार्केट और बॉन्ड मार्केट में लोन देने के मामले में थोड़ा और खुला हाथ दे दिया है। तो कैसे बैंकों का कैपिटल मार्केट लेंडिंग अगर स्कोप बढ़ेगा तो कैसे इससे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट पर असर पड़ेगा? आपका एनालिसिस इस पर। दीपक जी देखिए, इसमें लेंडिंग की जो परमिशंस एक्सटेंड की गई हैं कैपिटल मार्केट में, बोथ ऑन द डेट साइड एंड द इक्विटी साइड, इससे एक चीज फर्क पड़ेगी कि रेट्स जो आज एनबीएफसीज एंजॉय कर रहे हैं उनके उनके रेट्स पे प्रेशर पड़ेगा। आज अगर ग्रुप ए स्टॉक में भी अगर एक एनबीएफसी आज लेंड कर रही है लोगों को, तो 10% का ब्याज चार्ज कर रही है काफी बार। ग्रुप ए स्टॉक्स में, ग्रुप बी स्टॉक्स में भी 10-10.5% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चार्ज करती हैं। इंडिया की सब एनबीएफसीज जो रेट बोलती हैं फिर उसके बाद क्वार्टरली पेमेंट्स लेती हैं, मंथली पेमेंट्स लेती हैं, तो इफेक्टिव रेट उससे ज्यादा आता है, बट वो ट्रांसपेरेंटली बताते नहीं है कि कितना इफेक्टिव रेट है। 9% मंथली कंपाउंडेड पे 9.8 हो जाता है, 9.7 हो जाता है। सो कमिंग बैक, ये जो एनबीएफसीज एंजॉय कर रही हैं स्प्रेड, जो बहुत अच्छा बड़ा स्प्रेड है, वो कंप्रेस होगा। देखिए, अगर आप कैपिटल मार्केट लिक्विड स्टॉक पे लेंड कर रहे हैं विद 2 टाइम्स कवर, 2.5 टाइम्स कवर, उसकी डेलिक्वेंसीज ना के बराबर होती है। बट रेट में G-Secs से स्प्रेड है 3.5% का, तो ये जो है ये अनफेयर स्प्रेड है। तो कैपिटल मार्केट लेंडिंग की वजह से जो कैपिटल मार्केट में फायदा होगा, बिकॉज लिक्विड स्टॉक्स पे दूसरे कोई कंट्री में आपको इतना बड़ा स्प्रेड नहीं देखने को मिलता है। बहुत इफेक्टिव लेंडिंग होती है, बिकॉज इंडिया में लेवरेज ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होता है, लेवरेज ऑन फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इमोशनली इंसान कर लेता है। देखिए, इंडियन को मैं बोलूंगा तो बोरो करके स्टॉक में डाल, स्टॉक पे बोरो करके दूसरे स्टॉक में डाल, तो वो घबरा जाएगा। बट एक घर को गिरवी रख के दूसरा घर खरीद, तो उसमें बिल्कुल संकोच नहीं होगा। गोल्ड को जाके प्लेज कर दे, संकोच नहीं होगा। सो इंडियंस हैव दिस टेंडेंसी इमोशनली टू बोरो अगेंस्ट फिजिकल एसेट्स एंड हैव अ टेंडेंसी ऑफ नॉट बोरोइंग अगेंस्ट फाइनेंशियल एसेट्स। ग्लोबली ये इमोशनल बायस नहीं है। तो ये जो स्प्रेड्स को एंजॉय कर रहे हैं एनबीएफसी, उस पर कंप्रेशन होगी एंड कैपिटल मार्केट को फायदा होगा एज वी बिकम अ लो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी। पॉइंट 2, दीपक जी देखिए क्या है कि पूरा हाथी का पांव, सबका पांव हाथी के पांव में होता है, वो कहते हैं। अब जीडीपी की क्या प्रोजेक्शंस थी? 2 क्वार्टर की एनहांसमेंट हुई, 3 क्वार्टर की रिडक्शन हुई। 2 क्वार्टर की एनहांसमेंट मतलब पूरे साल की एनहांसमेंट हुई 6.8, और ये जो क्वार्टर है उसकी 6.7 की प्रोजेक्शन थी क्वार्टर 2 FY26 की, वो अब 7% कर दी गई है। तो ये जो फुल ईयर की प्रोजेक्शंस बढ़ी हैं, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली 3 क्वार्टर्स की मार्जिनल रिडक्शन है जीडीपी प्रोजेक्शन पे। बट अच्छी बात यह है कि इन्फ्लेशन पे पूरे अगले 4 क्वार्टर की रिडक्शन का ही डायरेक्शन आया है अगस्त की पॉलिसी मीटिंग के तुलना में। सो आई थिंक इन्फ्लेशन, जीडीपी डूइंग वेल, इन्फ्लेशन डूइंग सॉफ्टनिंग creates a case for further transmission of interest reductions and also the transmission of already reduced repo rates. एब्सोल्युटली। हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं रमेश सिंह सर, पूर्व ईडी देना बैंक के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पे। सर, बैंकिंग को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया है, बिग बैंक रिफॉर्म्स इसे कहा जा रहा है। इनफैक्ट कई खबरें तो हमने पहले ही दिखाई भी थी, उस पर आज मोहर भी लगी है। आप किस तरह से देख रहे हैं आज जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, बैंकों का डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम, ईसीएल फ्रेमवर्क, इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म पर विचार जो कि ट्रांजैक्शन फ्रॉड से निपटने के लिए आएगा, उसमें अलर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो स्मार्ट डिवाइसेस को लेकर आरबीआई का विचार है, उस पर भी हमने चर्चा भी की बाकायदा, उस पर भी एक तरह से मोहर लगी है। तो काफ़ी कुछ हुआ है सर। बैंकों के लिए किस तरह से देख रहे हैं रमेश सिंह सर? नमस्कार। सबसे पहले तो रिजर्व ऑफ इंडिया के आज की जो एमपीसी की मीटिंग थी, उस पर जो अनाउंसमेंट आए काफी प्रैग्मेटिक है। पर्टिकुलरली डीआईसी प्रीमियम के ऊपर जो उन्होंने कहा है कि रिस्पेक्टिव बैंक की पोजीशन को देख के ये प्रीमियम को फिक्स किया जाएगा। स्पेशली चूंकि आज सभी को 12 पैसे पर 100 रुपीज लग रहे हैं, जो कि अच्छे बैंकों के केसेस में शायद अब जाके कि खास करके इसमें जो नुकसान में है वो है सारे सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक, जहाँ पे उस बैंक के डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये डीएसए प्रीमियम लिया ही इसलिए जाता है कि आज जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने 1 लाख रुपए की जो डिपॉजिट थी, जो सिक्योर थी, उसको 5 लाख रुपए कर दिया अभी बैंकों में प्रति अकाउंट के, प्रति कस्टमर के प्रति। तो उससे प्रीमियम के बढ़ गए थे। तब प्रीमियम जब अभी इस तरह से अच्छे बैंकों को कम लगेगा, तो हो सकता है कि
वे बैंक वाले उस कॉस्ट बेनिफिट को अपने बोरोस को, अपने डिपॉजिटर को पास ऑन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब मुझे 12 पैसे की जगह पे अगर 6 पैसे या 9 पैसे भरने पड़ेंगे तो पर 100 के ऊपर, तो मैं उसका बेनिफिट डेफिनेटली मेरे कॉस्ट कटिंग में हुआ, और मैं उसका बेनिफिट अपने या तो डिपॉजिटर को दूंगा या मैं बोरोस को पास ऑन करूंगा। ये एक हुआ। ईसीएल के बारे में काफी समय से बात चल रही थी, और अभी जब 2027 में इसको लागू करना है, तो इसके लिए हमारे पास जो डाटा लगता है पिछले 5 साल का, 7 साल का, हर प्रकार के सेक्टर के बारोस को स्टडी करने के लिए, उसका हमारे पास जब डाटा तैयार हुआ, हम सारे बैंक वाले इस पर ये अच्छी तरह से निर्णय ले पाएंगे कि मेरे पे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कितना किस प्रकार के लोन पे होता है, जिसके लिए काफी प्रकार के सॉफ्टवेयर भी अभी मार्केट में पहले से वर्ल्ड वाइड में मिलते हैं, हम यहाँ पे भी अपने यहाँ भी ला पाएंगे। जी। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि मुझे आज जो मैं अकाउंट को 90 दिन ओवर ड्यू होने के बाद मैं उसको एनपीए करता हूँ, ऐसे में 1 2 3 करता हूँ, और एनपीए में भी डाउटफुल करता हूँ, आज से ही मैं डिसाइड कर लूंगा कि अगर मैं अपने बैंक में देख लूं कि मेरे पास होम लोन में काफी डेलिक्वेंसीज है, तो शायद मैं यहाँ पे अपने पहले से ही जब लोन देने जाऊंगा तो उसमें या तो मैं प्राइसिंग में कुछ इस तरह एडजस्ट करूंगा कि मैं जो प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ इसमें मुझे बेनिफिट देंगे, मुझे बेनिफिट मिलेगा, या मैं पहले से ही उस प्रकार के इसमें अपने आप के रिस्क को ध्यान रखते हुए ज्यादा प्रोविजन करना शुरू करूंगा। कि खास करके आज जो मेरे पर्सनल लोन हम देते हैं लोगों को सिर्फ उनके सैलरी स्लिप को देखते हुए, और खास करके व्हीकल लोन, वहां पे ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के बारे में हमें काफी बैंकों को बेनिफिट होगा कि हम उसके बारे में प्रीवियस 5 साल की हिस्ट्री को स्टडी करते हुए उसमें पहले से अपने आप के प्रोविजन को बना के रखें, ताकि सडनली ये जब मार्केट में कोई न्यूज आ जाए, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आए, तो हम उसको सुधार सकेंगे, और उसमें एकदम बैंकों को जर्क नहीं लगेगा कि भाई सडनली इतना अकाउंट एनपीए तो प्रोजेक्ट पूरा करो। एब्सोल्युटली, यानी कि रिस्क असेसमेंट के लिए आपको एक लंबा समय मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार थोड़ा सा और आज की जो पॉलिसी है उसमें जो हाइलाइट्स हुए हैं उसके थोड़ा सा दूरगामी जो परिणाम होंगे अर्थव्यवस्था के लिए और आम आदमी के लिए भी, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो एमपीसी बैठक के बाद आरबीआई पॉलिसी का आज हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। अतुल सर, आरबीआई काफ़ी कॉन्फिडेंट भी लग रहा है पॉलिसी अनाउंसमेंट्स में और आशावान भी लग रहा है। जैसा आपने बताया कि विकसित भारत का जो रोड मैप है वो खींचने की कोशिश की गई है, बट कुछ चीज़ें हैं सर, जैसे ECL है, बेस 3 है, 27 तक हम उसको क्यों डिले कर रहे हैं? तब तक बैंक रिस्क में रहेंगे, डिपॉजिट्स पर थोड़ा सस्पेंस भी रहेगा। इसके अलावा कैपिटल मार्केट अगर लेंडिंग बढ़ रही है तो ऐसा तो नहीं है सर कि बैंक बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स सर जिसमें हमें थोड़ा सा कॉशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, वो कौन कौन से पॉइंट होंगे? देखिए, सबसे प्रथम तो हमको देखना चाहिए कि आरबीआई का ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है, जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन है, वो डेसिलरेटिंग जीडीपी है। उन्होंने क्या किया है कि साल भर का जीडीपी मेरा प्रोजेक्शन से ज्यादा आएगा, 6.5 के बजाय 6.8% आएगा। मेरा जीडीपी बढ़ रहा है पूरे साल के लिए। लेकिन अगर मैं सिक्वेंशियली देखता हूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो Q1 से Q1 ज्यादा है, Q2 कम है, Q2 ज्यादा है, Q3 कम है, Q3 ज्यादा है, Q4 और भी कम है। तो नीचे की तरफ जा रहा है, जीडीपी डेसिलरेट हो रहा है। ये उन्होंने खुद ने अपने प्रोजेक्शंस में दिखाया है। तो ऐसे में क्रेडिट रिस्क बढ़ेगा ही। जैसे ही इकोनॉमी डेसिलरेट होती है तो जो लोएस्ट रंग है, जैसे कि अनसिक्योर्ड लोन्स है, खास करके पर्सनल लोन्स है, क्रेडिट कार्ड के लॉसेस है, वो बढ़ते जाएंगे। तो उसकी वजह से एक ओवरऑल रिस्क बैंकिंग सेक्टर में बढ़ेगा। दूसरा, अगर हम देखें कि बैंक कहां पर लैंड कर रही है, तो उन्होंने 2 सेक्टर बताए। सबसे तेज जो सेक्टर में लोन दी जा रही है वो है पर्सनल लोन्स, 11.8% मेरे ख्याल से उन्होंने कहा। तो सबसे ज्यादा तेजी से एनबीए ये पर्सनल लोन्स बढ़ रही है। दूसरा बढ़ रहा है सर्विसेज सेक्टर, लेकिन सर्विसेज सेक्टर सर्विसेज नहीं है, वो एनबीएफसी है। अगर आप देखें सर्विसेज सेक्टर का ब्रेकअप, तो सर्विसेज सेक्टर में एनबीएफसी इंक्लूड है, और एनबीएफसी का अगर हम लेंडिंग देखते हैं तो वो फिर से जाके पर्सनल लोन्स की तरफ ही जा रहा है। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा क्रेडिट इंडिविजुअल्स को जा रहा है, ना कि कॉर्पोरेट्स, एमएसएमईज
और इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ये एक हमारी क्रेडिट की फंडामेंटल वीकनेस है। अभी आते हैं ईसीएल के ऊपर। तो देखिए, ईसीएल के ऊपर स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच आज की तारीख में लागू किया है। इंटरनेशनली क्या है कि एक इंटरनल रिस्क मॉडल हर एक बैंक का होता है। बैंक खुद डिसाइड करती है खुद के मॉडल पे कि भाई मुझे ये लगता है मेरा मॉडल ये दे रहा है रिस्क, इसके हिसाब से मैंने कैपिटल प्रोवाइड कर दिया। इंडिया में एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वो कहती है कि इसकी रेटिंग ये है, और रेटिंग के हिसाब से आज की तारीख में रिस्क वेट लग के कैपिटल एडिक्वेसी कैलकुलेट होती है। आगे चल के एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के लिए जो डेटा चाहिए वो मेरे ख्याल से कुछ एडवांस्ड मॉडल्स चाहिए, प्रेडिक्टिव मॉडल्स चाहिए कि आगे चल के किस हिसाब से, किस रेशियो से, कौन सी सिचुएशंस में ये क्रेडिट लॉस बढ़ सकता है। तो उसको वो मॉडल को मैच्योरिटी करने की जरूरत है। तो इसकी वजह से 27 बहुत ही फेयर है, और ये भी अच्छा है कि उसको 5 साल दिए गए 2031 तक। तो बहुत ही प्रूडेंट मेरे ख्याल से उन्होंने कहा है। कैपिटल मार्केट का जो एक्सपोजर है उसमें मेरे हिसाब से तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हर एक बैंक खुद का लेंडिंग पैरामीटर्स नक्की करेगा कि मान लीजिए कि आज की तारीख में किसी शेयर का भाव 100 रुपया है, तो उसके सामने क्या मुझे 50 रुपये देने हैं, 40 देने हैं, 30 देने हैं या 90 देने हैं, ये एक बात हुई। लेकिन मान लीजिए मार्केट ऊपर नीचे हो गया तो क्या वो शेयर बिकेगा कि नहीं बिकेगा, वो भी एक चीज है। तो मार्केट की डेप्थ को लग के उसके कैलकुलेशन करके कैसे लिमिट सेट करते हैं, वो हर एक बैंक का खुद का क्रेडिट पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होगा। तो मेरे ख्याल से कोई चिंता की इतनी जरूरत नहीं है। बट यस, मैक्रो लेवल पे डेफिनेटली जीडीपी डेसिलरेशन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और दूसरा हमारी क्रेडिट ग्रोथ बाय एंड लार्ज सबसे ज्यादा पर्सनल सेक्टर को जारी, ये दोनों चिंता की बातें हैं। बहुत क्विकली सर, जो लेंडिंग लिमिट्स जो बढ़ाई है, ख़ासतौर से लेंडिंग अगेंस्ट लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज़, जो रेगुलेटरी सीलिंग हटाने की कोशिश की गई है 20 लाख से 1 करोड़, आईपीओ फाइनेंसिंग में 10 से 25, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है सर कि थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर हो जाएगा रिस्क का, या आपको लग रहा है कि आईपीओ का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी था? नहीं, देखिए, आईपीओ में अगर शेयर लगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सिक्योर्ड हो गए। जैसे मैंने कहा, शेयर्स में भी यही है कि कैलकुलेशन क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज की तारीख की मार्केट वैल्यू देखेंगे या फिर ऑल्सो मार्केट की डेप्थ देखेंगे वो पर्टिकुलर शेयर के लिए। कई शेयर ऐसे होते हैं कि भाव बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप 100 शेयर भी बेचने गए तो कोई खरीदार नहीं है। तो बैंकों को ये दोनों के बीच में एक बैलेंस तय करके फिर लेंडिंग करनी है। तो कोई बैंक बहुत ही ज्यादा जेम्स बॉन्ड बन गया कि भाई मैं तो बिंदास लेंडिंग करूंगा, तो डेफिनेटली लॉस है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। मैं आपका ध्यान दोहराऊंगा 2012, 13, 14 में जब एक्विजिशन फाइनेंसिंग बैंकों की हो रही थी, एनबीएफसीज कर रहे थे, प्रमोटर लोन अगेंस्ट शेयर्स प्रमोटर्स को दे रहे थे, और वो सारे प्रमोटर्स के पैसे बैक टू ऑपरेटिंग कंपनीज में आ रहे थे। बहुत लॉस हुआ था। जी जी जी। फॉर्चुनेटली वो सारे ऑफशोर एनबीएफसीज थे, बट बहुत लॉस हुआ था क्योंकि कुछ भी लिमिट्स वगैरह थोड़े इतने स्टैंडर्ड अच्छे नहीं थे। एब्सोल्युटली। बहुत क्विकली फिरोज जी, सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा, अगर आप सम अप करना चाहें और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आज की जो एमपीसी की बैठक के बाद जो बिग बैंग रिफॉर्म्स की जो बात कही जा रही है या जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, उसे ओवरऑल आप इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स के लिए कैसे देख रहे हैं? दीपक जी, पहले तो मैं इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट के लिए बहुत अच्छा मानूंगा इसको। एक तो ये है, जैसे रिस्क जो है ना, आंकड़े बहुत अच्छी तरह से आपको एक दर्शाते हैं कि किस चीज में रिस्क है। देखिए, एक होता है कि जो हेडलाइन रिस्क दिखती है कि यार कैपिटल मार्केट में लेंडिंग कर रहा हूं, बिल्कुल रिस्क नहीं है। आप डेटा देख लें, हमारी भी जो सिस्टर कंपनी है आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस, उसकी 20,000 करोड़ की किताब है। हम जहां म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लेंड करते हैं, स्टॉक के अगेंस्ट लेंड करते हैं, उसको हम जीसेक्स से थोड़ा ज्यादा रिस्क मानते हैं, क्योंकि आपको कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ते। आपके डीमैट में प्लेज होते हैं, आप अगर उसको इन्वोक करते तो आधे घंटे में वो डीमैट से, उसके बोरोवर के डीमैट से निकल के एनबीएफसी के डीमैट में आ जाते हैं। इससे आप अगर प्रॉपर्टी, जैसे बैंकें आज होम लोन देती हैं, घर को जब्त करके वो सरफेसिया एक्ट के तहत उसको नीलामी करते करते जान निकल जाती है, बट उसमें इंसान सोचता है कि रिस्क कम है।
कैपिटल मार्केट का नाम सुनते ही उसको लगता है कि इधर रिस्क ज्यादा है, बट रिस्क उसमें होती है जहां बोरोवर को पता है कि यार मैं डिफॉल्ट करने वाला हूं, वो पहले से कोर्ट पे स्टे लेके बैठा मुझे लगता है आपने जिस तरह से कंपैरिजन करके बताया, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, बस वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। मैं चाहता था कि इसको आप थोड़ा और इलैबोरेट करें, बट समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। रमेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, अतुल सर, फिरोज सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के आरबीआई चाहता है कि क्रेडिट फ्लो बढ़े, थोड़ा सा क्रेडिट कॉर्पोरेट ग्रोथ को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले, इंडिया का कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम भी बढ़े। लेकिन जैसा बताया गया कि बहुत कुछ ओनस अब बैंक्स पर भी है कि वो इस इकोसिस्टम को रिस्क फ्री बनाने में जितना ज़्यादा होमवर्क करेंगे उतना ये स्ट्रेंथन हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शो में इतना ही, नमस्कार।